तो मतदान की प्रक्रिया आज संपन्न हो चुकी है और अब सबको इंतजार 12 तारीख का है। लेकिन अभी 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जब ये ईवीएम्स खुलेंगी, तो ये किसके पक्ष में होंगे, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार और होगा। लेकिन हाँ, अब ग्राउंड से जो फीडबैक पार्टियों को मिले हैं या आज का जो मतदान हुआ है उसको लेकर के क्या नजरिया है या उसको कैसे देख रहे हैं लोग या उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आज इस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल अभी दो मेहमान हैं मेरे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अमिता द्विजा जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमिता द्विजा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में बीजेपी और कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमनदीप जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा चर्चा की आज, क्योंकि हम लोग देख रहे थे आज सारा दिन वोटिंग चली, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि लगातार सामने आ रही थी। सुबह वोटिंग का परसेंटेज भी काफ़ी कम दिख रहा था और अभी भी बहुत संतोषजनक वो नहीं है। कैसे देखते हैं आज के इस वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को, और अब चूंकि आज तो ये वोटिंग हो गई है, ग्राउंड से क्या फीडबैक मिल रहा है? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, लगातार जो बात हम पहले भी आपकी डिबेट पर कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनावों को लगातार बड़े लंबे समय से जो है डिले करती आई है, उनको स्थगित करती आई है। 3 से 4 साल तक के कई नगर पालिकाओं परिषद के अंदर जो है ये चुनाव नहीं करवाए गए थे। हालांकि सरकार पहले भारतीय जनता पार्टी की थी और एकदम से अब चुनाव की नोटिफिकेशन आई थी। और सबसे बड़ा जो गंभीर मुद्दा है कि अब वोटर टर्नआउट जो वोटर निकल के आए हैं बहुत कम संख्या में आए। और आपको एक और ध्यान दिला दूं, इस चुनाव को हम अगर 3 भागों में बांटे कि एक तो है जो नगर निगम और नगर परिषद, जिनकी जो एरिया जो संख्या होती है और वोटर के हिसाब से भी और जो क्षेत्र के हिसाब से भी काफी बड़ी होती है, बड़े शहरों की, वहां पर खासकर वोटर टर्नआउट बहुत कम है। और उन्हीं जगहों पर सभी पार्टियों ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़े थे। जो नगर पालिकाओं के क्षेत्र हैं, जहां पर नगर पालिकाएं यानी कि जो पहले गांव होते थे वो उनका एरिया बढ़ गया तो नगर पालिका में आ गए, वहां पर ज्यादातर पार्टियां सिंबल पर नहीं लड़ रही थी, क्योंकि भाईचारे का चुनाव होता है, छोटी सरकार का चुनाव है, आम मुद्दों का चुनाव है। यहाँ पर कोई विचारधारा की लड़ाई ज्यादा नहीं होती ना। यहाँ पर जो पार्षद हैं या पालिका अध्यक्ष है, कोई कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए पार्टियों का महत्व वहां पर कम हो करके स्थानीय लोग कोई एक साझे उम्मीदवार को, जो अच्छे उम्मीदवार हैं, उनके बीच में मुकाबला देखते हैं और उससे केवल वहीं पे वोटर टर्नआउट अच्छा आया है। तो इससे स्पष्ट जाहिर है, बहुत स्पष्ट जाहिर है कि जो जनता के अंदर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के कोई अच्छा रुझान नहीं था। क्योंकि नगर पालिकाओं, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर जो संदेश भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार दे रही थी कि अगर हमारे प्रत्याशी को नहीं चुनोगे तो हम काम नहीं होने देंगे। पहले एक बार इन्होंने 2020 में चुनाव करवा के देखे तो ये नतीजा आया, और जो इनके विपक्ष में सभी जीते हुए थे उनको इन्होंने काम नहीं करने दिया। मैं उदाहरण के तौर पर अंबाला और सोनीपत के मेयर का उपचुनाव की आपको बताता हूं कि यहां पर दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने उम्मीदवार जितवाया था। आज लेकिन दोनों उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया अपने पार्टी के अंदर, और आज यहां पर उपचुनाव हो रहा था। आज 30% से कम मतदान हुआ है अंबाला के अंदर, और जबकि मुख्यमंत्री कम से कम 4 से 5 बार एक शहर के अंदर घूम चुके हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं, 2.5 लाख मतदाता है। संडे का दिन है, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तीसरी सरकार के लिए वो बार बार गुहार लगा रहे थे, फिर भी लोग निकल करके नहीं आए। और देखिए, लोगों का जो विश्वास है, इससे स्पष्ट तौर से यही जाहिर होता है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से लोग खुश नहीं है। लोग जबरदस्ती, ठीक है, उनको एक आप चुनाव के अंदर एक आपने नैरेटिव चलाया कि अगर स्थानीय निकाय चुनावों में हमारे उम्मीदवार को नहीं चुनोगे तो हम उनका काम ही नहीं करने देंगे विपक्षी उम्मीदवारों को। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। और उसी का नतीजा जो अभी तक हमें देखने को मिला है, बहुत जो वोटर बहुत कम संख्या में आए हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये साइन अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस पर एक चीज और भी है ना। देखिए, अगर ये पार्टियां अगर अपने सिंबल पर जा रही थी तो दूसरे कैंडिडेट को भी तो जनता चुन सकती थी ना। ये ऑप्शन तो जनता के सामने हमेशा था, वो किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए भी बाहर क्यों नहीं निकल रही?
नहीं, वो तो मैंने बताया ना, इसलिए नहीं निकल रही कि जब 2020 में लोगों ने दूसरा कैंडिडेट चुना था, उसको काम ही नहीं करने दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हालांकि नगर परिषद नगर निगम जो है वो पूरी तरह से हरियाणा जो प्रदेश सरकार है उनके अधीन रहते हैं। आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि नगर परिषद का चेयरमैन, नगर निगम का चेयरमैन अपने आप से कोई फंड जनरेट नहीं कर सकता। उसकी इनकम नहीं है, वो सरकार पर पूरी तरह निर्भर है, प्रदेश की सरकार पर निर्भर है। उसके ऊपर जो अफसर काम करते हैं वो प्रदेश सरकार के अधीन है। अगर प्रदेश सरकार उनको काम नहीं करने देगी तो उसके पास ऐसी कोई जादू नहीं, की छड़ी लेकिन है ही ये तो नहीं। हर चीज आप विपक्षी, नहीं, ये तो एप्लीकेबल सब जगह होगा ना, ये तो सब जगह एप्लीकेबल होगा। लेकिन जहां अच्छा टर्नआउट हुआ है वहां पर क्या कहेंगे फिर आप? मैं वही तो कह रहा हूं, जहां अच्छा टर्नआउट हुआ है वहां पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दिया है। वो नगर पालिकाएं हैं केवल, वहां पर भाईचारे का चुनाव है। आप उठा लीजिए डाटा। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि इस चुनाव को अगर हम दो भागों में बांटे, एक नगर निगम और नगर परिषद और दूसरा नगर पालिकाएं, केवल नगर पालिकाओं में जहां पर छोटी स्थानीय नगर पालिकाएं थी जो ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं में तब्दील हुए, वहां के जो चुनाव थे वहां पर ठीक ठाक लोग निकल करके आए हैं। बिना सिंबल के चुनाव लड़ रहे थे लोग, आपसी भाईचारे की सरकार बना रहे थे। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है रुतबा दिखाने का काम किया, लोगों को डराने का काम किया, वहां पर यह असर हुआ। चलिए, आप कह रहे हैं कि लोगों को डराने की वजह से लोग नहीं निकले। सरकार, ठीक है, अगर पंकज बेनीवाल जी हैं मेरे साथ में, एक बार रिएक्शन लेता हूं। डराने की वजह से नहीं, आप मेरी बात को घुमाई ना, डराने की वजह से नहीं। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग इतने ज्यादा खुश नहीं है, उनको कोई जोश नहीं भर पाई मौजूदा सरकार कि भाई अगर हम मेयर भी अपना चुन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का या दूसरी का तो फिर भाई हमारे काम हो जाएंगे। वो जोश नहीं है जमीनी स्तर पर। बेनीवाल जी, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी मेरे साथ जुड़ गए। ठीक है पंकज बेनीवाल जी, ये उदासीनता या वोटर टर्नआउट कम इसलिए है क्योंकि आप अगर कोई दूसरा कैंडिडेट चुन के आ जाएगा तो आप उसको काम ही नहीं करने देंगे, तो जनता ने सोचा कि भाई हम फिर वोट ही क्यों करें, इसलिए यह वोटर टर्नआउट कम दिख रहा है। बहरहाल क्या फीडबैक है पंकज बेनीवाल जी, क्योंकि आज तो वोटिंग हो गई और अब जो प्रत्याशी की किस्मत है वो ईवीएम्स में चली गई, कैसे देखते हैं निकाय चुनावों को और क्या जवाब है जो बात अभी अमनदीप जी कह रहे थे? नमस्कार आयुष जी, सर्वप्रथम आप सभी साथियों को नमस्कार और हरियाणा की देवतुल्य जनता को नमस्कार। देखिए, आज जो मैंडेट, जो जनता ने अपना मैंडेट देकर के ईवीएम के माध्यम से बंद कर दिया है सबकी किस्मत को, जो 12 तारीख को खिलने वाली है, और वो खिलने वाली कमल के फूल खिलने वाले हैं 12 मार्च। अमनदीप केसरी जी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का डर है, उसके खिलाफ लोग उठ रहे हैं, इसलिए जो जनता ने वोट नहीं किया। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान हुआ, जो वोटर्स निकले, उन्होंने मतदान किया, ये बात अमनदीप केसरी जी ने भी मानी। अगर ये लोग मानते हैं, अरे मैं वही तो कह रहा हूं, आपने कहा महाराज, भाई तो आंकड़े तो देख लो। अरे मैंने सुन लिया, केवल 20%, 80% तो है ही नहीं, 80% तो है ही नहीं, 20% भी कम है। अरे महाराज मैंने सुन लिया, आंकड़े तो देखो, आंकड़ों के साथ हूं, आंकड़े नहीं तो है ये ऐसा आपके लिए। ये अभी कैसे तय हो गया, ये कैसे तय हो गया कि भाई ये जो वोटर निकले थे वो खाली बीजेपी के ही वोटर हैं? अरे महाराज ये सुन ले, ये मार्क करिए इनके वर्ड को, फिर ये कहेंगे कि गड़बड़ नहीं होती। अरे मनदीप केसरी जी, आपने कहा कि आपके प्रति लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया, विपक्ष के प्रति उत्साह नहीं दिखाया, ये तो आप ही के शब्द है, मैं कह रहा हूँ। तो आप चैनल पे कर क्या रहे हैं? अगर आपके साथ लोग नहीं है, जनता नहीं है, आपको लोग चुनना नहीं चाहते हैं, आप चुनाव से बहिष्कार कर दो, भैया हम चुनाव नहीं लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तीसरा इंजन भी भारतीय जनता पार्टी का लगेगा। मैंने जो कहा मैंने शब्द नहीं डाला, मैं तो आप अपनी। चलिए अमनदीप जी एक मिनट, एक करके अमनदीप जी, ऐसे नहीं, एक एक करके बेनीवाल जी। अरे यार, मैंने जो कहा जबरदस्ती मेरे ऊपर थोप रहे हैं, आप इनसे अपनी बात पूछिए ना। मैंने कहा आपके सवाल, अरे भैया तो महाराज सुन तो लो, आप सुनना नहीं चाह रहे, आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। मैंने कब कहा कि भैया हमें आप आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट देने नहीं आए क्योंकि जनता को पता है कि उनके खिलाफ वो काम नहीं करने देंगे। आपके शब्द थे कि नहीं थे? आपने तो 2 बार भी सोनीपत को डाल दिया ना। तो आपने ये कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करना चाहती, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट तो किया। हाँ, तो आप लोग चुनाव में क्यों नहीं आ पाते? आप जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते? अरे अब मैं एक बात सुनेंगे, अब एक रिएक्शन लेंगे मेरा। नहीं अमनदीप जी, अभी एक मिनट एक करके अभी बात आ जाए। एक मिनट अमनदीप जी, एक सेकंड अपने समय में, अब अपने समय में, एक सेकंड बेनीवाल जी कंप्लीट करें।
तो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है वो बहुत ही अच्छा है और 12 तारीख को कमल खिलेंगे। अब मैं चुनाव के दौरान की बात करूं, आज तो मतदान हुआ, उससे पहले जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव प्रचार में जब चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहां तो अमनदीप केसरी जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल थी, कहां आम आदमी पार्टी थी, कहां पर कांग्रेस के आला कमान या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर सैलजा या फिर सुरजेवाला कहीं नजर नहीं आए। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद कमान माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने संभाल रखी थी, प्रदेश अध्यक्ष जी मोहनलाल पटौदी जी ने संभाल रखी थी, सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने संभाल रखी थी, लेकिन ना तो ये लोग कहीं चुनाव में नजर आए ना कहीं और। हाँ, ये जो नजर आए तब सोशल मीडिया पे नजर आए, डिबेट्स में कुछ बातें करते नजर हुए और ऐसे शब्दों का प्रयोग या ऐसे वाक्यात कहे कि उन पर डिबेट्स चालू हो जाए, इन चीजों में इन्होंने अपना दिमाग चालू नहीं कि बेनीवाल जी, अमनदीप जी ने एक बात कही, क्योंकि अब चूंकि पूरा महकमा लगा हुआ था, ये आपके बड़े बड़े चेहरे सब दिख रहे थे, उसके बावजूद भी अगर कहीं 30% या कहीं 32% या कहीं 38% वोटर टर्नआउट हो रहा है तो फिर तो जाहिर है ना कि आप भी तो लोगों को नहीं निकाल पाए ना बाहर, या कुछ तो उदासीनता है। लोग भाई निकलने चाहिए थे, जोश के साथ वोट करते। तो बात कह रहा हूं। और क्योंकि अब सीएम अगर रैली करेंगे या बड़े चेहरे आपके जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर 35% के आसपास वोटिंग हो रही है। एक मिनट अमनदीप, अमनदीप एक एक करके बेनीवाल जी। आयुष जी, अब आपने कहा कि कहीं पे टर्नआउट 32% है, कहीं पे 35%। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करंट होता, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ करंट होता तो मेरे ख्याल से मतदान 80% होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे करंट करेगा क्या? ये नगर निगम में चुनाव है, करंट क्या करेगा? जब आपने काम ही नहीं करने देना। आपने कैंडिडेट क्यों खड़े किए? क्यों कांग्रेस ने खड़े किए? क्यों आम आदमी पार्टी? अरे क्योंकि हमने दिखाना है, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अरे हमने आजादी की लड़ाई में लड़ी। नहीं अमनदीप जी, नहीं ये दोनों चीजें नहीं होंगी ना। अगर आप लड़ेंगे तो भाई जनता को तो जोड़ना पड़ेगा ना, जनता नहीं जोड़ेगी तो फिर लड़ने का क्या फायदा? मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं अमनदीप जी, फिर जनता जब जोड़ी ही नहीं रही है, जब आप ये मान रहे हैं कि भाई 35% उनके खिलाफ उनके साथ है, तो बाकी का आपके साथ क्यों नहीं है? चुनाव से नहीं अमनदीप जी, ऐसे कैसे आप लड़ेंगे भी और जनता साथ भी नहीं आएगी? ऐसे कैसे होगा? अब मेरी बात तो लीजिए ना। ठीक है, एक मिनट बेनीवाल, एक मिनट कमाल, ठीक है, नहीं ठीक है। अरे अभी तो 12 का इंतजार करते हैं ना हम लोग, अभी तो 12 तारीख का इंतजार करते हैं। अभी आऊंगा मैं अमनदीप जी, मैं आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें, अभी 2 मेहमान हो रहे हैं, मैं एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। तंवर साहब, क्या फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि आज तो हो गई वोटिंग और अब तो ईवीएम में कैद हो गया जो भी जनता का मैंडेट रहा होगा। कैसे देख रहे हैं निकाय चुनावों को? और वोटर टर्नआउट बहुत कम है। सुखबीर तंवर जी। आयुष जी, स्थानीय निकाय के जो चुनाव आज हुए और उनमें जो मतदान प्रतिशत हुआ, जो अभी भी बात चल रही थी कि बेहद कम रहा, ये लोकतंत्र के उत्सव के प्रति उदासीनता और निरस्ता कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है उसके प्रति एक विद्रोह है। इसके अलावा अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में विफल हो रही है। बाकी 12 तारीख को बात करेंगे। और चूंकि मैं और डॉक्टर बेनीवाल गुड़गांव से आते हैं, मुझे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ये सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्थानीय निकाय में सिंबल पे चुनाव लड़ा है। गुड़गांव नगर निगम, मानेसर नगर निगम, पटौदी नगर परिषद और सोना नगर परिषद, चारों में सुनने पे भारतीय जनता पार्टी आउट हो रही है आज की रिपोर्ट के मुताबिक। और फरूखनगर रुक जाओ नहीं, आप जीरो का जो आंकड़ा है ना, आप अपने जीरो को तोड़ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, कमाल की बात है। नहीं ठीक है, अभी तो कहने दीजिए। अरे बेनीवाल जी भाई, अभी तो सब लोग के पास जो फीडबैक उसको बताने तो दीजिए, पहले अभी बताने तो दीजिए। बाकी तस्वीर तो 12 तारीख को एकदम स्पष्ट होगी। नहीं अभी बेनीवाल जी, एक मिनट नहीं ठीक है बेनीवाल जी, आप भाई वो सपने मुंगेरी लाल के हैं या किसके हैं, इसके लिए 12 का इंतजार करते हैं। अभी उनको फीडबैक बताने दीजिए ना, 1 मिनट। हाँ तंवर साहब। देखिए आयुष, ये अधीरता दिखाती है कि जब अपने समय का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैंने जो बात कही है आपके प्रसिद्ध और प्रमुख चैनल पे, इस बात का कोई मतलब है। बाकी मैंने ये साथ साथ ये भी कहा कि इसके विषय में 12 तारीख को हम बात करेंगे। आज की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मैंने बताया
और पांचवा स्थानीय निकाय का चुनाव था, नगर पालिका फरूखनगर का। वहां पर किसी भी पार्टी ने कोई सिंबल अलॉट नहीं किया और इसलिए वहां का तो किसी का कोई क्लेम बनता नहीं है। चारों में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सुनने पे आउट हो रही है। इस प्रकार के आंकड़े हैं और जिस प्रकार से प्रचार प्रसार अभी डॉक्टर बेनीवाल कह रहे थे कि इनकी पूरी मशीनरी लगी हुई थी, अगर इनकी सारी मशीनरी लगी हुई थी फिर वोटों जो मतदाता हैं उनमें इतनी नीरसता इस चुनाव के प्रति क्यों थी? कहीं ना कहीं जो 11 वर्ष का कुशासन और भ्रष्टाचार है, जो लोग आए हैं, मेरा ये मानना है वो इनके विरोध में आए। और अतीत में जिस प्रकार की झूठे जुमलेबाजी ऊपर से लेके नीचे तक ये करते रहे, स्थानीय निकाय का जिस प्रकार का बेड़ा गर्क किया है, जो भ्रष्टाचार विगत के करीब 11 साल में रहा है, जो अव्यवस्थाएं रही हैं, जो नहीं, लेकिन तंवर साहब अगर 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 ये शून्य पर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास फीडबैक है, अगर आप ये कह रहे हैं तंवर साहब कि ये शून्य पर सिमट जाएंगे, आपके पास ये फीडबैक है, तो ये वोटर टर्नआउट तो बढ़िया होना चाहिए था ना भाई। इनको हटाने के लिए अगर जनता वोट करती तो कम से कम ये परसेंटेज तो हमको 50% के आसपास तो दिखता ही, इससे कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। तो उदासीनता है तो फिर वो सबके लिए है, वो आपके लिए भी है तंवर साहब और बेनीवाल जी के लिए भी है। वोट ही उनने डाला है जो इनके विगत के अनेक जो मसले थे, जिनसे त्रस्त और पीड़ित थे, उन्होंने इनके विरोध में वोट डाला है। और बाकी इसका निर्णय होगा 12 तारीख को। नहीं तो अभी जो 35-40% है वो आप ये मान के चल रहे हैं कि वो कांग्रेस के पक्ष का वोट है। आप मेरे इस कंटेंट को संभाल के रखना, हम इस पे फिर बात करेंगे। नहीं तो ये 35-40% जो है, नहीं मेरा प्रश्न इस पर ये है, नहीं तंवर साहब, अगर ये 35% या 36% या 32% जो भी टर्नआउट वोटर का रहा, या बड़े जो निकाय का जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये कांग्रेस का वोट था जो है निकला है जो बाहर? नहीं, हम ऐसा मान के चल सकते हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी चारों निकाय में सुनने पे समाप्त होने जा रही है। ठीक है, अबिता जी क्या फीडबैक है आम आदमी पार्टी को, क्या, क्योंकि आज तो वोटिंग हो गई। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए सबसे जो आज रिजल्ट आया है, वोटिंग टर्नआउट आया है, जो लगभग कहीं जो अमर उजाला हो या फिर जो अदर न्यूज चैनल, लगभग 41% के आसपास आया है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि एक लोकतंत्र में, और जहां पर निकाय जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं, वहां पर पार्टियों के सिंबल पे इतने पार्टी उम्मीदवार नहीं लड़ते, जितने निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनका प्रभाव रहता है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि जैसे 1994 के बाद भी, अब तक भी, जबकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इतनी पुरानी और बड़ी पार्टियां, और हमारी भी पार्टियां हैं, ठीक है, तो हम सभी पूरी तरीके से, जिस तरीके से हम सिंबल पर भी लड़ रहे हैं, पर कुछ एरिया पे हम सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं, या कहीं पर हमने जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनको समर्थन दिया है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ पर जो लोकल लीडर है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और आप ये देखिए जो बीजेपी है वो इस निकाय चुनाव में जो प्रचार कर रही थी कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार लेकर आएंगे, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तभी आपके काम होंगे, तो वो एक इनडायरेक्ट वे में एक धमकी थी, ठीक है। और आप ये देखिए, क्योंकि अगर जो, और ये उदाहरण के रूप में देखा भी गया है कि वो राज्य में, जब अगर सेंटर में अगर बीजेपी है, राज्य में दूसरी सरकारें हैं, दिल्ली का एक बहुत बड़ा उदाहरण, या पंचकुला में आप ये देखिए अभयपुर के अंदर भी जिस तरीके से सेंटर में बीजेपी है, वहां पे बीजेपी, तो इस तरीके से वहां पर लोगों को भी ये पता है कि अगर आप किसी और अन्य दल को आप विजय बनाते तो काम करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो भी फंड है वो आपको सेंटर या राज्य के थ्रू ही मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो लोगों में जो अविश्वास पैदा हुआ है 2019 के बाद। अगर आप देखिए कि इस बीते एक वर्ष के अंदर अंदर लोकसभा का चुनाव भी हो गया, विधानसभा का चुनाव भी हो गया, निकाय चुनाव भी हो गया, और इन तीनों ही चुनाव में जो वोटिंग टर्नआउट है वो कम आया है। और CSTS की जो लोक नीति की रिपोर्ट है उसमें भी ये बात कही गई है कि लोगों का चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास
नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है कि लोगों को लोकतंत्र पर एक जो चुनाव प्रक्रिया उस पर विश्वास होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं अब जो बीते 10 साल में जो बीजेपी सरकार है उसमें लोगों की जो और सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसकी तरफ लोगों का जो अविश्वास पैदा हुआ है वो आज निकाय चुनाव में दिखा है। और आप ये देखिए कि लोकसभा से ज्यादा विधानसभा में वोटिंग का टर्नआउट और परसेंटेज आता है और विधानसभा से निकाय चुनाव में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आता है, और जबकि ये उल्टा हो रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आज जो लोग हैं, क्योंकि जो दिल्ली का अभी चुनाव रिसेंटली हुआ है, चुनाव के बाद लोगों के अंदर एक मैसेज गया है कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र है, दिल्ली है या हरियाणा के जो विधानसभा के चुनाव है वहां पर जो फर्जी वोटर्स बनाए गए या वोटों की प्रक्रिया के दौरान आम जनता को परेशानी हुई। और जहां पर देखिए पहले क्या होता था, आमतौर पर अगर सेंटर में अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकार है, तो वो खींचातानी चलती थी और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट को रोका जाता था, काम को रोका जाता था। पर बीते 10 साल के अंदर ऐसा हुआ कि जो दिनचर्या के रूटीन के काम है वो भी बीजेपी ने काफी ज्यादा जो नेता है उनको परेशान किया, विपक्षी पार्टियों को परेशान किया, जिससे लोग भी परेशान हुए। और साथ में आप ये देखिए कि इसके दौरान हम जो रोजगार की समस्याएं हैं या सीसीटीवी नहीं, ठीक है अबिता जी, लेकिन सारी चीजें एक साथ एक ही तरीके से नहीं आप एप्लीकेबल कर सकते ना। ऐसा तो है नहीं कि और प्रदेशों के अंदर या और जगहों पर दूसरी पार्टियों की सरकारें नहीं है। निकाय का आप जिक्र कर रही हैं, आपकी ही पार्टी के सिंबल पर लड़े हुए लोग निकाय को भी जीते हैं। अगर ये ट्रिपल इंजन वाले फैक्टर की आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर आप लोग निकाय जीते, वहां भी तो ट्रिपल इंजन की ये बात करते थे, लेकिन जनता ने वहां चुना ना आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा में फीडबैक बताइए ना। ये बातें तो आप कहते रहेंगे, ठीक है, राजनीतिक तौर पे, लेकिन आप ये बताइए कि जनता क्या कनेक्ट हुई आम आदमी पार्टी के साथ, या लोकसभा या विधानसभा के तरह कुछ आपको लगा कि भाई ठीक है चलिए वहां पर सफलता नहीं तो निकाय के अंदर कम से कम आम आदमी पार्टी को कोई सफलता मिले? देखिए आप ये देखिए आयुष जी, 12 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आप 10 राज्यों में विस्तार किया, और इसमें भी हरियाणा के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी बड़ा है हमारा। और 12 साल के अंदर बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी रही है और 94 से आप निकाय चुनाव के लिए देखिए कि ये पूरी तरह भी सिंबल पर हर जगह नहीं लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होने में कोई भी पार्टी है उसको समय लगता है। तो हम जिस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, और हमारे भी उम्मीदवार हमने सब जगह नहीं उतार पाए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास पैसे और संसाधनों की कमी है। आप ये देखिए उसके बीच भी जो दूसरे जैसे गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में विपक्ष की भूमिका में आई है दिल्ली चुनाव के बाद। तो कोई भी अगर पार्टी है तो उसको समय लगता है। और जो हरियाणा और हर राज्य अपने आप में वहां का चुनाव है, वहां पर लोग अलग मुद्दों पर लड़ते हैं। हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा भाईचारा है जो कि बहुत अच्छी बात है, और हरियाणा की सबसे सुंदरता है इस बात की कि यहाँ पर लोग भाईचारे में ज्यादा नहीं, ये निकाय के चुनाव हर जगह भाईचारे के ही होते हैं और बहुत सारे लोकल फैक्टर होते हैं। अबिता जी, मुझे लगता है कि जो ग्राउंड पे भी काम करते हैं वो आप लोग उसको आप लोग कितना कनेक्ट कर पाए हैं, मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अमनदीप जी, ठीक है। आयुष जी, अभी तक के जो भी लोकतंत्र में चुनावी डाटे आंकड़े उठा करके देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट अगर कहीं होता है तो स्थानीय निकाय छोटे चुनावों में होता है, पंचायत, स्थानीय निकाय, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव में। उससे कम जो विधानसभा के चुनाव में होता है और उससे कम लोकसभा के चुनाव में होता है। अब ये पूरे देश के अंदर, पूरे देश की मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक जो इतिहास है उसके अंदर एक उदाहरण बन गया है 2025 का हरियाणा निकाय चुनाव का, कि भाई उल्टा वोटर टर्नआउट लोकसभा से भी कम हो रहा है, जहां पर लोकसभा में सबसे कम होता था। और जब सरकार नई बनी है और सरकार बार बार ये कह रही थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, लोगों को अपील कर रही थी, बड़े बड़े वायदे कर रही थी, तो ये एक उदाहरण है। ये जो डाटा है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और दूसरी बड़ी बात, जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता भाजपा की कह रहे थे, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अमनदीप केसरी ने कहा कि भाई लोगों में उदासीनता है, नीरसता नहीं निकल के आए हैं और तो सारे के सारे भाजपा के हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मान भी लेता हूं सारे के सारे भाजपा के हैं। अगर 20% लोगों ने नगर निगम में भाजपा को वोट दिया तो आपको ये भी मानना चाहिए कि 80% आपके खिलाफ थे। लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर जो आपने पहले नहीं, ये क्यों नहीं मानते आप?
और ये इसको पुख्ता करने के लिए मैंने जो पहली बात कही वो कोई मैंने हवा में बात नहीं कह दी, ये तथ्यात्मक बात है। पूरे भारतवर्ष के लोकतांत्रिक इतिहास का डाटा उठा लीजिए, सबसे ज्यादा वोटर नहीं, लेकिन टर्नआउट अमनदीप अगर जी होता आप तो ये बात कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, तंवर साहब तो कह रहे हैं ये शून्य पर निपटने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन का फैक्टर काम नहीं करता क्योंकि जनता ये देख रही कि ये काम करने नहीं देते। वो कांग्रेस पर दावा कर रहे हैं कि ये शून्य पर सिमट जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं मुझे नहीं पता, वो मैं उनकी बात को नहीं खारिज करता। जो मैं बात कर रहा हूं अगर मैं तथ्यात्मक तरीके से गलत हूं नहीं, तो आप तंवर भी साहब मुझे भी खारिज तथ्यात्मक करिए। तरीके से ही कह रहे हैं। अगर मैं आपकी एक बात को और- मान लूं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई उदासीनता इसलिए है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई किसी और कैंडिडेट को अब अगर आयुष चुनेंगे जी, तो उसको आप काम नहीं मुझे- करने देंगे। मैं आपकी बात को ही कर रहा हूं ना। आपने कहा कि मैं- लोगों को ये लगता है कि भाई ये काम नहीं करने देंगे, हमने दूसरे कैंडिडेट को चुन के देख मुझे- लिया। मैं- अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आप मेरी एक क्लिपिंग रखिएगा और आप 12 तारीख को चलाइएगा। मैं आश्वस्त हूं। अब आप बताइए, वो तो आश्वस्त है अपनी वो जीत ठीक को है। लेकर के। वो आपको कह रहे हैं आप जरूर रखिए, मुझे मेरी बात कहने से डिरेल मत कीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि 2020 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर निकाय के चुनावों का जो है वो करवाए थे हरियाणा प्रदेश में, और उसका डाटा अभी आप जारी कीजिए। उसमें ज्यादातर जगहों पर करीब 70 से 80% में जो है विपक्षी चेयरमैन बने थे। इवन आम आदमी पार्टी के भी चेयरमैन बने थे, इस्माइलाबाद में चेयरमैन बने थे नगर पालिका, मुझे याद है। इंडियन नेशनल लोकदल के डबवाड़ी के अंदर बने, बहादुरगढ़ पे दूसरे नंबर पे रहे, और भी कई जगह कांग्रेस के चेयरमैन बने। सोनीपत से निखिल मदान जी कांग्रेस के चेयरमैन बने। दूसरी विपक्षी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के चेयरमैन श्रीमती शक्ति रानी जी अंबाला से बनी भारतीय जनता पार्टी को हराकर। कहने का मतलब जब इन्होंने नगर निकाय के चुनाव 2020 में एक बार करवाए थे तो विपक्षी साथी ज्यादा जीते थे, भारतीय जनता पार्टी कम जीती थी। और उसका नतीजा प्रदेश की जनता ने देखा। इन्होंने क्या किया, सभी जगह जहां विपक्षी जीते थे वहां पर इन्होंने विकास का कोई काम नहीं होने दिया, विकास के कामों के अंदर रोड़ा अटकाया। और ये दोनों तथ्य मैं दे रहा हूं, दोनों तथ्य हैं, ये कोई फैक्ट है, ये कोई हवा में हुई बातें नहीं है कि हवा हवाई बात कर दी मैंने, ये फैक्ट है। ठीक है, बेनीवाल जी। भारतीय राजनीति इतिहास के अंदर प्रदेश ठीक है, की बेनीवाल जी राजनीति इतिहास के जवाब अंदर दीजिए। भाई वो कह रहे हैं कि ये वोटर टर्नआउट कम होना, ये उदासीनता इसलिए है क्योंकि जनता ने एक बार पहले चुन करके देख लिया, और विपक्ष का अगर कोई वो चुन भी देते तो आप काम नहीं करने देते। अरे 10 सेकंड आयुष जी, एक और तीसरी चीज जोड़ देता हूँ। तीसरा बड़ा फैक्ट जोड़ देता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जारी सर्वे के अंदर जो नगर निकाय, नगर परिषद और नगर निगमों की शहरों की जो रैंकिंग है 2014 के बाद, आप देख लीजिए लगातार गिरी, केवल हरियाणा प्रदेश के शहरों की। मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं। हमने देखा कि इंदौर जैसे शहरों ने बहुत उत्तीर्ण किया, लेकिन हमारे शहरों ने, जहां गुड़गांव हम कहते थे कि मिलेनियम सिटी है, वहां रैंकिंग लगातार गिरी। और वो रैंकिंग जारी कौन करती है? वो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जारी करती है। वो अपने आप में इनके मुंह पे एक तमाचा है, जिस तरह का आज का वोटर टर्नआउट तमाचा है। ठीक है, बेनीवाल जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, मेरे पास अभी एक अपडेटेड डाटा है, हो सकता है ये सभी के पास हो, कि भाई इतने मतदाता थे, 46% जो है वो मतदान हुआ है, और लोग जो क्यू में रहे होंगे उनका वो वोटिंग फैक्टर और भी आ जाएगा कि और बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अभी तंवर साहब कह रहे थे कि 4 में से शून्य आएगी। ये तो शून्य का शब्द है ना, तंवर साहब के दिमाग में फिट बैठ गया कि हम तो जीत तो पाते नहीं, हम तो जीरो आते हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, हम चुनाव तो आते ही रहते हैं। हम लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, तो निकाय का चुनाव हार जाना कौन सी बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के साथियों को तो अपने कैंडिडेट तक नहीं मिल पाए, सारे जगह पर चुनाव नहीं लड़ पाए, ना इंडियन नेशनल लोकदल लड़ पाई, ना ही आम आदमी पार्टी लड़ पाई, और ये उल्टा कोसते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये बार बार कह रहे हैं कि 46% जो मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तो हो गया, लेकिन इसके खिलाफ जो मतदान था वो नहीं हुआ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। अरे भाई, अगर आपके फेवर में था तो मतदान आपके फेवर में क्यों नहीं हुआ? क्यों इंडियन नेशनल लोकदल के फेवर में 54% मतदान हुआ? क्यों नहीं कांग्रेस के पे हुआ? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी? क्योंकि अरे करना क्या था, क्योंकि आप काम किया था, तो पहले आप ये मतदान क्या किया था बोला? 2020 में, क्या हुआ? मैं बोला नहीं आपके बीच में, अमनदीप जी, मैं लगातार बोल सकता था। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि पहले लोगों ने किया। अमनदीप जी अभी नहीं, वो प्रश्न उन्होंने सुन लिया, शायद वो प्रश्न सुन लिया उन्होंने। वो यही तो बार बार कह रहे हैं अमनदीप जी कि वो विपक्ष को चुनकर देख चुके हैं, लेकिन आप जब अगर विपक्ष का कोई चेयरमैन या मेयर बैठ जाएगा तो आप उसको काम ही नहीं करने देंगे। तो जनता ने सोचा कि भाई ठीक है, हम वोट ही क्यों करें। आयुष जी, मैंने सुन लिया। तो ये जितने भी साथी भैया अमनदीप केसरी की बार बार में इस बात को उठा रहे हैं कि भी काम नहीं करे,
तो आप चुनावी मैदान में क्यों थे? आप तो जीतने वाले नहीं थे। आपको पता है कि ट्रिपल इंजन लगने वाला है, तीसरा इंजन हरियाणा की जनता लगा देगी, और आप हारने भी वाले हो। और जनता इसलिए वोट नहीं करी। फिर वही बीच में बोलने वाला काम। और आपने ये अरे मैं आपने सवाल किया मुझसे कि चुनावी मैदान में क्यों था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अरे मैं चुनावी मैदान ठीक है अमनदीप जी, अभी आप बोल लेते बोल मैं नोट कर लिया मैंने। नोट रखो अपने विश्वासों, हम भी नोट कर रहे हैं आपकी बातों को। अगर ऐसा इनको लग रहा था कि काम भी नहीं करने देगी भाजपा और जीत जाएंगे तो भी काम नहीं होगा, तो वोट डालने क्यों जाए लोग? तो आप चुनाव ही क्यों लड़ रहे थे? आप पहले कह रहे थे भाई हम हारे हुए हैं, हम आज मान चुके हैं, ये हमें काम भी नहीं करने देंगे, ऐसी बात लेके जनता के बीच चले जाते। लेकिन ऐसा भी नहीं किया, चुनाव भी लड़ेंगे, हारेंगे भी। ये हार का एक नया कारण ढूंढ करके अमनदीप केसरी बैठे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे, अभिता द्विजा आम आदमी पार्टी से बैठी। इन सब ने एक नया नैरेटिव, ना तो ईवीएम पे बोलना है ना किसी और पे बोलना है, अब वोटर्स पे बोलना है। ये ठीक रहा, सीधा वोटर्स के सिर पे फोड़ देना है और ये कह देना है कि आप भारतीय जनता पार्टी जो ना तो काम करने देती और खुद के जीत जाते तो काम नहीं। अभिता जी ने तो कहा कि भाई उनका तो ये प्रक्रिया से ही धीरे धीरे जनता का कनेक्ट जो है या विश्वास कम हो रहा है, इस वजह से ये वोटर टर्नआउट कम हुआ। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा। आयुष जी, आम आदमी पार्टी या अभिता द्विजा जी की पार्टी तो हर जगह हरियाणा में कभी भी नहीं पनप पाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अगर दिल्ली में धुआं आ जाए तो हरियाणा के किसानों को दोष ठहराया, हरियाणा के किसानों पे ठीकरा फोड़ा है। अरे आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला गया, आप अपनी शांति रखिए। अगर हरियाणा के किसानों को गालियां देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर दिल्ली के अंदर यमुना साफ नहीं कर पाए तो कहते हरियाणा की जनता ने जहर मिला दिया, भारतीय जनता पार्टी ने यमुना में जहर मिला दिया, और यमुना में जहर मिला दिया तो उसके कैसे हालात इनके हुए, कैसे हालात दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता को क्या हालात किए हैं, इनको समझ में आ गया। और फिर हार जोड़ के घूमते नजर आए, और केजरीवाल दिल्ली के अंदर हार जोड़ते नजर आए, काम नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हरियाणा की जनता ने, दिल्ली की जनता ने माफ नहीं किया। अभिता जी एक मिनट सुनिए, अभिता जी अभी सुनिए। नहीं अभिता जी ऐसे नहीं, अरे अभिता जी ऐसे नहीं, एक एक करके। बेनीवाल जी, अभिता जी को ज्यादा उतावलापन है बीच बीच में बोलने का। नहीं अभिता जी एक सेकंड ऐसे नहीं। अभी आपने नाम लिया तो मैंने बात करी। अरे तो बोलेंगे ना, आप भी तो भारतीय जनता पार्टी का जाप रखते हो, आपके बारे में बोलने भी ना। नहीं ऐसे नहीं अभिता जी। देखिए आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए ना, आपने भी आरोप लगाए अभिता जी, लेकिन अब भाई शांति से सुनना पड़ेगा। नहीं अभिता जी ऐसे नहीं, अभिता जी ऐसे नहीं, अभिता जी ऐसे नहीं, अभिता जी ऐसे आपकी भी बात नहीं आ पाएगी, अभिता जी ऐसे आपकी भी बात नहीं आ पाएगी, फिर आपको भी बात रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक सेकंड अभिता जी ऐसे नहीं, अपने समय में। बेनीवाल जी, भाई तंवर साहब ने बड़े डंके की चोट पे कहा कि आप ये कटिंग या क्लिपिंग रखिएगा 12 तारीख को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अगर कहा है तो वो डाटा और फैक्ट्स के साथ कह रहे हैं कि आप शून्य होने वाले हैं। अब इतने अगर आश्वासन के साथ या वो फीडबैक के साथ कह रहे हैं तो भाई मुझे भी लगता है कि मैं एक क्लिपिंग रखूंगा 12 तारीख के लिए, लेकिन वो बड़े आश्वस्त हैं। और एक क्लिपिंग वो भी चलाइएगा, जब मैं पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन्हीं के साथ डिबेट में था, तब इन्होंने कहा था कि हमारी 55 से 60 सीटें आएंगी, और ये अब चला देना जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तब तंवर साहब तब भी चलवा देते। तो तंवर साहब ने तो एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा कुछ भी बोल देना है, झूठ सच जो भी हो दिमाग में आए वो सब बोल ही देना है, और ये क्लिपिंग जरूर रखो, और मैं भी रख लूंगा इसको। फिर नहीं ठीक है, ये तो ये है ना, बाकी तंवर साहब तो रहेंगे 12 तारीख को हमारे साथ रहेंगे तंवर साहब, ठीक है। अब मैं तंवर साहब जो है झूठ बोलने का एक पिटारा लेकर के बैठे, उसमें से खोल के ये बोल दिया 0 सीट। चलिए ठीक है, अब बेचारे के दिमाग में सेट हो चुका है। ठीक है, अभी तंवर साहब, अब सुखबीर जी। देखिए आयुष जी, जिस प्रकार की बात बेनीवाल साहब कर रहे हैं, मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करता हूं। अलग अलग स्थानीय निकाय के चुनाव में कहीं 40 है, 42, 43, 40, यानी 40 से 50% का जो मतदान है, उसका सीधा अभिप्राय ये है कि 50% से लेकर 60% लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सवाल रखना चाहता हूं, आखिर ऐसा कौन सा आंकड़ा था, ऐसा कौन सी जादू की छड़ी थी? कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी ने भरी सभा में कहा
कि आप जनता को आप वोट दो चाहे वोट मत दो, मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। वो कौन सी छड़ी उनके पास थी जिसके आधार पे उन्होंने ये दावा किया। दूसरा एक और भी विषय उन्होंने कहा कि जैसे गुर्जर समाज के बारे में जो एक जातिगत टिप्पणी उन्होंने करी वो भी भरी सभा में, इनका क्या मतलब है। इसके अलावा एक इनके मेयर प्रत्याशी के द्वारा जो राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं उनका एडिटेड एआई वीडियो चलवाया जिसका विरोध हुआ और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिसके नाम से वीडियो चलाया गया केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के, उनकी तरफ से उसका कोई समर्थन या नहीं आया। कहने का भाव ये है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल तौर पे लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। इनकी ये बेवकूफाना हरकतें जनता में जग जाहिर हो चुकी हैं। इसी के आधार पे और अभी तक के उपलब्ध जो हमारे अपने आंतरिक सोर्सेज हैं, इसीलिए मैं नहीं, लेकिन सुखबीर जी वो बार बार ये भी कह रहे हैं ना कि आप ऐसे ही दावे विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कहते थे, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब भी इसी तरह, क्योंकि अभी तो रिजल्ट 12 तारीख को आना है इसलिए आप इस तरह का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला। वो भी कह रहे हैं कि आप रख लीजिए इस क्लिपिंग को। बिल्कुल तथ्यों की बात करी है, जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। 40 से 50% का मतदान, उसका मैंने तथ्य समझाने का प्रयास किया। राव नरबीर सिंह जी को जो जनसभा में 2 वक्तव्य हैं, मैंने उनका जिक्र किया। और एक एडिटेड वीडियो जो राव इंद्रजीत सिंह जी का एक मेयर के प्रत्याशी के द्वारा चलाया गया, वो आपके सामने। अगर इनमें कोई गलत है, कोई किसी तरह की डॉक्टर बेनीवाल को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो सफाई दे देंगे, हम क्षमा याचना कर लेंगे। लेकिन मैं कभी बिना तथ्यों के कोई बात करता नहीं। अबिता जी, आयुष जी जो इन्होंने बोला, नहीं मैं आ रहा हूं एक सेकंड। अभी अबिता जी मैं आऊंगा एक सेकंड। अभी अबिता जी। आयुष जी, अभी जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही, बार बार उन्होंने 2-3 बार उस बात को रिपीट किया कि इन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर इन्हें ये पता था ये हारने वाले हैं तो देखिए चुनाव हार या लड़ी का रहे थे, चुनाव लड़ाई का आप लोगों ने, किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। क्योंकि आप भी ऐसे ही बोल रहे थे ना। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि टीजिंग कैसे होती है। आप भी बीच बीच में बोल के ऐसे ही परेशान कर ले। अब आप बोलो, मैं भी बीच बीच में बोल के बताऊंगा ना आपको। नहीं बताऊंगा आपको, आप बोलते रहिए। मैं चलिए ठीक है, बेनीवाल जी परेशान होते रहोगे ना, परेशान होते रहोगे ना, फिर परेशान। फिर आपको सिखाना चाहिए कि कैसे डिबेट की जाती है। नहीं, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अपने एरिया में बोलो, अपने टाइम के लिए बोलो। आप खुद सीखिए। एक बात देखिए, इन्होंने आपके अवसर में बड़े अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, अब बेनीवाल जी हो गया, बेनीवाल जी ठीक है, हो गया। अब बात आनी टिप्पणी करेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। ठीक है अबिता जी, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, आपने उनको टोक दिया क्योंकि उन्होंने आपको टोका था। ठीक है, हो गया, अब हो गया। ठीक है अबिता जी नहीं अबिता जी, नहीं ऐसे नहीं अबिता जी वो भी अपने समय में ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे। नहीं अबिता जी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। माफी मांगेंगे। आप अगर टीवी पे बैठ के माफी मांगेंगे तो बात करने देंगे। आपको पहले माफी मांगनी पड़ेगी। आपने कैसे कह दिया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगेंगे पहले, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगेंगे पहले, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। पार्टी है, चलिए नहीं अबिता जी नहीं। अब देखिए, लेकिन लाइन क्रॉस मत करें। जब आप लोग पर्सनल व्यक्तिगत होना शुरू करते हैं वहीं से समस्या शुरू होती है। व्यक्तिगत ना हो, अपने मुद्दे पर बात रखें। देखिए, आज निकाय चुनाव पर बात करें। निकाय चुनाव पर बात करें। अबिता जी हो गया। अबिता जी अब अपने मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे पर आइए। हो गया अबिता जी।
पड़ेगा कि कैसे बोलना चाहिए। अबिता जी, बोलना अबिता जी। सीखिए अपना, पहले बोलना अबिता जी, सीखिए। अब मुद्दे पर आइए, अब मुद्दे पर आइए। अबिता जी, अबिता जी, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। आपको पहले माफी मांगनी पड़ेगी, आपको पहले माफी मांगनी पड़ेगी, आपको पहले माफी। चलिए ठीक है अबिता जी, अबिता जी एक सेकंड, अबिता जी, बेनीवाल जी, अबिता जी और बेनीवाल जी दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। ठीक है, हो गया। अब आप लोग ट्रैक से बाहर हो रहे हैं, अब आप लोग ट्रैक से बाहर जा रहे हैं, अब आप लोग चर्चा से ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आयुष जी, मेरी आपसे अमनदीप जी, रिक्वेस्ट है, अमनदीप जी। इन्होंने मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी की है, माफी मांगेंगी तो ये डिबेट में रहेगा, तो मैं डिबेट छोड़ के जाऊं। मैं इनके साथ नहीं बात कर सकता। अगर ये अवसरबाजी बोलेंगी, ये दलाल बोलेंगी, हम इनकी बातें सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। नहीं अबिता जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मुझे आपत्ति है, मुझे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कुछ भी बोलूं, मेरी मर्जी के पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। ठीक है अबिता जी, अबिता जी, अबिता जी, अबिता जी, निजी टिप्पणी से बचना चाहिए भाई, निजी टिप्पणी ना करें, निजी टिप्पणी ना करें, निजी टिप्पणी ना करें। अगर वो इस तरह की टिप्पणी आपके लिए करते तो वो भी बेहतर नहीं होता ना, अगर वो भी आपको इसी तरह से टिप्पणी करते तो। इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। देखिए अबिता जी एक सेकंड, अबिता जी, अबिता जी, आप भी उनको उसी तरह से इंटरप्ट कर रही थी जैसे वो जैसे 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 उन्होंने आपको इंटरप्ट करना शुरू किया। लेकिन आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर आपके लिए भी दिक्कत है ना, आपके लिए भी दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, अरे उसमें कोई अलोकतांत्रिक नहीं है भाई, उसमें कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है, उसमें कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है। उन्होंने कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं कहा। लेकिन जो शब्द आप चयनित कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो सही नहीं, वो सही नहीं, वो सही नहीं है। अबिता जी, अबिता जी, अबिता जी, अबिता जी के ऑडियो को डाउन करें, अबिता जी के ऑडियो को डाउन कर दें, अबिता जी के ऑडियो को डाउन करें, बेनीवाल जी की भी ऑडियो को डाउन करें। अमनदीप जी, अमनदीप जी, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया भाई, हो गया। आप लोग की ऑडियो डाउन हो गई, नहीं जा रहा है। अमनदीप जी, अमनदीप जी। जी आयुष जी, देखिए जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कर रहे हैं कि अगर जीतना ही नहीं है विपक्षी चुनाव क्यों लड़ते हैं, हालांकि मंशा इनकी यही है और इनका सवाल भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस मानसिकता, जिस परिवेश की पार्टी है, जिस विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी है, वो हमेशा से यही सोचती है। इन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर जहां लाखों शहादतें हुई और वहां पर भाग नहीं लिया आजादी, क्योंकि यही सोचते थे क्या फायदा है शहादत देकर, क्या फायदा है लड़कर, हम आजाद नहीं होंगे। तो इनको ये बताया, अमनदीप जी भाई, आजादी के समय कोई पार्टी थोड़ी ना थी, आजादी के समय तो सब लोग आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी थी क्या आजादी के समय? ये किस तरीके का तर्क है? विचारधारा, अरे विचारधारा उसी में से लोग निकले हुए हैं अमनदीप जी, अमनदीप जी, उसी में से सारी पार्टियां निकली हैं। अमनदीप केसरी जी, अमनदीप जी, ये कोई तर्क नहीं होता ना कि इन्होंने आजादी की लड़ाई, अब किसके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी, वो सबका पूरा फिर सिजरा निकालना पड़ेगा ना कि कौन कौन लड़ा था आजादी की लड़ाई। उसमें मेरे परिवार के भी हो सकते हैं, आपके परिवार के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये मत कहें कि इन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। आजादी के समय अगर इनकी पार्टी होती, अरे आजादी की लड़ाई में शहीद हुए मेरे खुद के नाना जी चौधरी नेकीराम। अब बताइए अमनदीप जी, ये किस तरीके का तर्क है? ना ये तर्क नहीं, ये तर्क सही नहीं, ये तर्क सही नहीं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मेरे नाना जी शहीद हुए हैं, चौधरी नेकीराम, सर्च कर लेना। आजादी की लड़ाई से किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। आजादी की लड़ाई इस देश के हर एक शख्स ने लड़ी यार, कुछ भी। अरे स्वर्गीय चौधरी नेकीराम ना तो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, आप सर्च कर लेना, आपको खुद नहीं पता। नहीं कांग्रेस, अरे तो आपको पता ही नहीं, आपके दादाजी आरएसएस कार्यकर्ता थे क्या? भाजपा कार्यकर्ता थे आपके दादाजी, आपको पता ही नहीं है बात का। आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं थे ना, आरएसएस के विचारधारा से। अरे अमनदीप जी भाई, मैं तो कह रहा हूँ बाद में सारी चीजें बनी ना भाई। आजादी की लड़ाई सबने लड़ी, आजादी की लड़ाई सबने लड़ी। अरे आज निकाय चुनाव पर बात करें, आज निकाय चुनाव पर बात करें, निकाय चुनाव की बात करें। ये आजादी की लड़ाई की बात आज करने का कोई अवसर भी नहीं है। आज निकाय चुनाव पर बात कर लें, आप लोग सारे लोग ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और भाजपा के खिलाफ विचारधारा में थे, इसलिए वो आजादी की लड़ाई में लड़े, ये मैं कह रहा हूं। और मैं, आपने सवाल किया कि क्यों लड़ते हैं विपक्षी, क्योंकि जिंदा जमीरे, जिंदा लोग हमेशा जो भाव के विपरीत तैरते हैं, भाव में तो केवल लाशें तैरती हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आपकी जो तानाशाही का रवैया है, आपकी जो मंशा है तानाशाही प्रदेश के अंदर, देश के अंदर स्थापित करने की, उसके खिलाफ हम लगातार लड़ते रहेंगे। मैंने आजादी की लड़ाई का जिक्र इसलिए किया कि हमारे पूर्वजों ने जब भी इसी मंशा से लड़ाई लड़ी थी और हम जीते थे, आगे भी हम
उसी नहीं, ठीक विचारधारा है, के वो खिलाफ, बात उसी ठीक है, तानाशाही के वो खिलाफ बात सही है। लगातार आजादी की लड़ते लड़ाई रहे। लेकिन सबने लड़ी। मैं ये कह रहा हूं मनदीप जी, मुझे ये बताइए फीडबैक ग्राउंड से क्या भाई, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जनता कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। मैंने आपको बताया कि 2020 में भी हमारे नगर परिषदों में चेयरमैन जीते, सभी विपक्षी पार्टियों के ज्यादा चेयरमैन जीत करके आए, भारतीय जनता पार्टी के कम जीते चेयरमैन और पार्षद। बिल्कुल जनता कनेक्ट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता केवल और केवल नीरसता और अगर दूरी बना रही है तो आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी से बना रही है। और जहां खास करके एक और बड़ी फैक्ट की बात आपको बता देता हूं कि बाकी जगह सब जगह चुनाव हो रहे थे, 2 जगह उपचुनाव हो रहे थे, और जहां उपचुनाव हो रहे थे और अगर जीतने वाला प्रत्याशी भाजपा में गया था, वहां वोटर टर्नआउट और भी कम है बाकी जगहों से। वो क्यों है भैया? क्योंकि लोग इतने निराश हैं कि हमने तो जिताया विपक्षी को है, उसको भी किसी ना किसी तरह से इन्होंने शामिल कर लिया। और ज्यादा लोग परेशान है। आप ठीक देख है। लेना, ये कोई मैंने मनगढ़ंत बातें नहीं नहीं की ठीक है मनदीप जी, अब ये इसके लिए फैक्ट 12 की तारीख का ही बातें हम लोग सब इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला सर।